बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बद्दो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज की बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट से मौलाना फजल रहमान साहब का मदारिस बिल को लेकर क्लियर कट स्टांस है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कहाँ पर खड़ी है, इसी सारे अलायंस पे बात करने के लिए आई थिंक इट्स वेरी इंटेग्रल। मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन अगर बन जाती है तो गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, बहुत टफ टाइम होगा। और इसी के बारे में फवाद चौधरी साहब अक्सर बेशतर बात करते हैं, आपको सुनाई देते हैं कि तहरीक इंसाफ जब तक अपोजिशन जमातों से मिलकर कोई तहरीक नहीं चलाती, कामयाबी के मामलात मुश्किल दिखाई देते हैं। सेकेंडली, सिविल नाफरमानी को लेकर आई डोंट नो ये किस हद तक प्रैक्टिकल है, इसके अहदाफ क्या हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या टारगेट्स हैं जो अचीव करना चाहती है, ये कर भी सकेगी इसके ऊपर। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मरवत साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर खैरियत से? ठीक ठाक हैं? मेहरबानी, शुक्रिया सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का इंदिया दे रही है, क्या सर यही इमरान खान साहब का आखिरी पत्ता था, द लास्ट कार्ड? नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी तो खान साहब के पास काफी पत्ते हैं, लेकिन ये जो सिविल नाफरमानी तहरीक की बात आपने की है, हमने अपने तई हर जायज कानूनी कोशिश की कि हम अपने लिए कोई दादरसी हासिल कर सके। 2 साल से हम पे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए और इसके बाद जो है मैंडेट की चोरी, निशान की चोरी, लीडर्स का अगवा, जबरदस्ती लायलिटीज चेंज कराना, बच्चों अहले खाना की सरासीमगी, उनकी हैरेसमेंट, फिर कारोबार बंद किए जाने और आखिर में जाके डी चौक में लाशें गिराने के बाद हमने हर एक फेल को अदालतों में चैलेंज किया। हर वक्त हमने कोशिश की कि हम इसी निज़ाम के अंदर रहते हुए अपने कानूनी और बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, लेकिन हमेशा जो है जोर ज़बरदस्ती के ज़रिए जो है हमें हमारे लिए इंसाफ के रास्ते मसदूद किए गए। अब जब ये लाशें गिराई गई और जख्मी जो है अभी तक बहुत सारे घरों को नहीं पहुंचे हैं, बहुत सारे जो हैं गुमशुदा अफराद है, इसके बावजूद भी रोजाना मीडिया पे वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं उनका बयान आ जाता है कि ये टास्क फोर्स कायम कर दी गई है और मामलात तेज कर दिए गए, यानी उल्टा डरा भी रहे, हमें डराने की कोशिश भी कर रहे हैं, हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे किए, और बजाय इसके कि इसी दहशतगर्दी में खुद शहबाज शरीफ गिरफ्तार होता, ये अब हमें जो है इन तरीकों से, तो हमारे पास तो ऑप्शन अब खोने के लिए कुछ है ही नहीं। जान तो इन्होंने ले ली। खान 2 सालों से 1.5 साल से जो है पाबंद सलासल है, क़यादत पाबंद सलासल है, हमारे पास क्या लूज करने को रह गया है। हुकूमत जबरदस्ती की माफिया की शक्ल में बैठी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में पार्टी का या खान का ये फैसला नहीं हुआ है, हमने इंदिया दिया है कि हम शायद जो है ओवरसीज पाकिस्तानी को ये कह सके कि रिमिटेंसीज जो हैं वो स्टॉप कर दे। तो जितना इन लोगों ने पाकिस्तान के आईन के साथ किया, अदालतों के साथ किया, पाकिस्तानियों के साथ किया, उनके बुनियादी हकूक के साथ किया, वो भी रियासत पर ही यलगार थे जो यक के बाद दीगरों ने किए। तो लिहाजा अगर अपनी जान बचाने, अपनी आज़ादी का डिफेंड करने, अपनी बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में हम एहतजाज की इस शक्ल पे जाते हैं जिसका अभी फैसला नहीं हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि कोई इतना बुरा फैसला नहीं है कि जिस पे ये कहा जाए कि जी ये रियासत पे कोई अटैक है। अच्छा मरवत साहब, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर एक और नई कैंपेन का आगाज किया गया, फौजी मसनूआत जो है उनका बाइकआउट किया जाए। क्या आपको लगता है कि ये मुनासिब है कि आप इस कैंपेन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा होते हुए सपोर्ट करते हैं? मैंने हमेशा जो है कोशिश ये की है कि ये जंग जो है एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के बीच रहे, लेकिन और बहुत सारी कोशिशें हमने की जिस पे हम पे तरह तरह के इल्जामात लगे, हमें तरह तरह के इल्जामात का सामना करना पड़ा, लेकिन जब भी ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है तो एक एलामिया आता है और उस एलामिया के जरिए फौज को फरीक बनाने की कोशिश की जाती है। अभी शहबाज शरीफ ने जो है बड़ा कारी वार किया फौज पे जब उसने कहा जी कि ये डी चौक में इंतशारियों को जो है डिस्पर्स करने में जो है इसका सेहरा भी आर्मी चीफ को जाता है। यानी कि
کیا ضرورت تھی آپ کو یہ بتانے کی کہ جی انہوں نے بھی اس میں دخیل ہونے کی کوشش کی ہے؟ ایسے صورتحال میں یہ نفرت جو ہے یہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ اب اداروں کی طرف ان کا رخ ہو گیا ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی ریاست کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. کون بے وقوفی ہوگا جو اپنے ملک کے اداروں کا برا چاہے گا؟ خان نے ہمیشہ ہمیں یہ کہا ہے کہ پبلک میں جائیں اور کوئی بھی اگر نفرت انگیز بات ہوتی ہے تو اس کو ظاہر کریں. اور یہ اب معاملات اس نیج پہ آ گئے کہ ورکر اپنے تئی یہ بائیکاٹ کی خبریں چلا رہے ہیں جس کا پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. اور میرا خیال نہیں ہے کہ ہم اس نیج پہ جائیں گے، اور مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم جو ہیں اتنے مجبور ہوں گے کہ ہم فوج یا شہداء کی جو آمدن کے ذرائع ہیں ان کا راستہ روکیں گے. آپ کو ذاتی طور پہ لگتا ہے یا پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ اس لمٹ تک نہیں جانا چاہیے؟ بہت سارے سین ایلیمنٹس ایسے ہیں جی جو پارٹی میں ہمیشہ جو ہیں ایسے مشورے دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ تو سوشل میڈیا پہ ایک کمپین جاری ہے ورکرز کی طرف سے ہیں، یا میرا خیال ہے کہ ورکر سے زیادہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے ہیں جو ہمیشہ سے جو ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج جو ہیں ڈائریکٹ ایک دوسرے کے اگینسٹ پیچ رہے. اچھا معروف صاحب، آج کل فیصل واؤڈا صاحب بہت ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، بہت ساری سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ایک سٹیٹمنٹ ان کی بڑی ویزیبل سی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا اور تسلیم کرنا چاہیے. کیا لگتا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے یا واؤڈا صاحب کوشش کر رہے ہیں، اور اگر کوشش کر رہے ہیں تو کیا آپ کے نزدیک اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، واؤڈا صاحب سے لاکھ اختلافات ہیں، کبھی انہوں نے ہمارے بارے میں اچھے الفاظ نہیں کہے، پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف بھی اور خان کے خلاف بھی. لیکن ان لاکھ اختلافات کے باوجود واؤڈا صاحب جو ہیں وہ اس نے دو باتیں بڑی سیاسی کی. ایک یہ جو آپ نے کہا، جی، اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ پی ایم ایل این کے حکومت کے پرفارمنس کے حوالے سے کی ہے. جی، ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے کہ میں خان کی رہائی میں کردار ادا کر سکتا ہوں. ویسے بھی جو ہے کچھ ہی عرصہ قبل یہ ڈی چوک پہ دھرنے سے قبل جو ہیں کچھ مذاکرات ہوئے بھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ واؤڈا صاحب کو بھی اب احساس ہو گیا ہے، یا واؤڈا صاحب کے دوستوں کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ جن پہ یہ تکیہ کیے ہوئے تھے اور جن پہ ان کا سایہ تھا اور جن کے لیے سب کچھ کیا، وہ نہ حکومت کرنے کے اہل ہیں اور نہ پاکستان کو یہ چلا سکتے ہیں، کیونکہ نہ ان کے پاس لیجیٹیمیسی ہے، نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، نہ ان کے پاس نیک نامی ہے، نہ ان کے پاس لوگوں کا ٹرسٹ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اب شاید مارچ تک جو ہیں بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہوں گی. معروف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس والے ایشو کو لے کر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں کہ جناب یہ بل ہے اسی کے اوپر سائن کروائیں گے ورنہ ہم احتجاج کی طرف جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے دور اقتدار میں 2019 میں آپ ہی کی حکومت میں یہ بل سائن ہوا تھا، شفقت محمود صاحب بھی سگنیٹری ہیں، تقی عثمانی صاحب بھی سگنیٹری ہیں. آج تحریک انصاف مولانا کے ساتھ کھڑی ہے اس ایشو کے یا مولانا کے خلاف کھڑی ہے؟ نہیں، اس وقت بھی پی ٹی آئی ان کے ساتھ نہیں کھڑی تھی. میں آپ کو ایک عرض کروں، مولانا صاحب نے کہا ہے نا کہ احتجاج کروں گا. اللہ کرے کہ یہ احتجاج کرے، کیونکہ اللہ کرے احتجاج کر لے اور احتجاج بھی ڈی چوک لے آئے، پھر ہم یہ احتجاج بھی کبھی نہیں ہوگا، یہ میری بات یاد رکھیں. اور اگر کبھی احتجاج ہوا بادل ناخواستہ اور ڈی چوک پہ آ گئے، مجال ہے کہ کوئی ان پہ کنکری بھی پھینک دے. تو لہذا اور یہ آپ پھر دوگلے معیار بھی دیکھیں گے. مولانا صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی ان کو غصہ اس چیز پہ ہیں کہ جب 47 فارم پہ ایم این ایز کی سیٹیں اور ایم پی ایس کی سیٹیں بانٹی جا رہی تھی تو اس میں ان کو سیر حاصل حصہ کیوں نہیں دیا گیا. اصل تنازع ان کا یہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا سے نیئر فیوچر میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی الحاق اتحاد ہوتا پاسبل نہیں لگتا آپ کو؟
देखिए, हमारे दरमियान बहुत सारे फासले हैं और 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे उनको वोट दे के मौलाना साहब ने जो है वो जो हमारे दरमियान ट्रस्ट का डेफिसिट था उसको मजीद जो है चौड़ा कर दिया है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, देखिए हमारे असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौर साहब की ख्वाहिश है कि इनके साथ चला जाए, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मौलाना साहब जो हैं वो उनकी सियासत में कभी हक और मजलूम के साथ खड़े होने की कोई असूल है। परवेज साहब, कल से बड़े अहम तरीन केसेस सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए आईनी केसेस इमरान खान साहब की ज़ात को लेकर, जुडिशल कमीशन हो जाए 9 मई के वाकयात के ऊपर, तौहीन अदालत केस है, काफ़ी सारे केसेस हैं। किस हद तक पॉजिटिव हैं आपके, इंसाफ मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? आपको 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ही यही था जी कि इन केसेस का रास्ता रोका जाए। मैं ज़ाती तौर पे जो हुआ, जो जुडिशल कमीशन में जिस तरह इस बेंच में जजेस के चुनाव का तरीक़ाकार अपनाया गया, मैं खुद ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो अदल के रास्ते पे गामज़न हो। फाइनल क्वेश्चन सर, एजिटेशन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आखिरी रास्ता है या अभी भी मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से, हुकूमत से कोई कोशिशें जारी हैं? अभी मेरा ख्याल नहीं है महीने डेढ़ के अंदर कोई मुज़ाकरात की कोशिश हम कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घरों में अभी मातम बपा है, लाशें आ रही हैं, जख्मी अस्पतालों में हैं, बहुत सारे लोग गुमशुदा हैं, अमलाक जो हैं वो खसूसन गाड़ियां जो हैं सैकड़ों की तादाद में गुमशुदा है। ऐसी सूरत में जो है, और फिर मियां शहबाज शरीफ आज भी बयान दे रहे हैं कि टास्क फोर्स कायम कर दिया है, और यानी उल्टा निपटा भी हमसे जा रहा है। मेरे ऊपर खुद 1 दर्जन लगभग इंसदाद दहशतगर्दी के दफात के तहत इस्लामाबाद में पर्चे किए हैं, तो लिहाजा हमारा भी, हमें लाशें भी हमारे वर्कर्स की जो हैं घरों को गई हैं और ऊपर से सफर भी कर रहे हैं। तो लिहाजा ऐसी सूरत में जो है मुज़ाकरात इमीडिएटली होना मुमकिन नहीं है। शायद 1.5 माह बाद कोई सबील निकल आए, लेकिन इमीडिएटली मुमकिन नहीं है। मरवत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शरीफ अब्दुल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे एक छोटा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए।